ओके भाई, लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ खत्म करी थी कहानी हमारी? टिल क्रिस्टलाइजेशन एंड एवापोरेशन भी तो पढ़ा था, याद है? क्रिस्टलाइजेशन में एवापोरेशन में क्या फ़र्क है? क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ क्रिस्टल्स कलेक्ट होंगे और एवापोरेशन में अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट है एंड वाटर है, सो क्या वो सेपरेट हो सकता है थ्रू क्रिस्टलाइजेशन? नो, एग्जैक्टली। इफ आई हैव सॉल्ट एंड वाटर तो दैट विल बी सेपरेटेड थ्रू व्हाट? evaporation. But let's say I have what do we had? Yeah, ये वाला कॉपर टू सल्फेट है हमारे पास अगर पानी में, उसका सोल्यूशन है, then it will be separated through crystallization. सिर्फ डायरेक्टली evaporation करूंगा, it won't be helpful for me. क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। Then comes this part, separation of two solids. If I have a mixture और उसके अंदर दो सॉलिड्स, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था वैसे तुम लोगों से। एक सोल्यूशन है, लेट्स से उसके अंदर शुगर है, आई हैव मिक्स्ड शुगर इन इट एंड देन आई हैव एडेड सैंड एज वेल इन इट, तो आई हैव टू सॉलिड्स इन इट। मैं किस तरीके से करूंगा? यस, वेरी गुड। फर्स्ट वी विल फिल्टर इट। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ फिल्टरेशन? क्या सेपरेट होगा फिल्टरेशन से? वेरी गुड, सैंड विल बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन एंड देन वी विल परफॉर्म एवापोरेशन, और एवापोरेशन से क्या अलग हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। नाउ this separation methods part 2. आज के लेक्चर में we will try to cover up simple distillation and fractional distillation. Distillation basically है क्या, मेन फोकस क्या है, इन दोनों डिस्टिलेशन के अंदर करते क्या है? आई होप ये चीज़ याद है। यस, ये रहा हमारे पास। व्हाट डज सिंपल डिस्टिलेशन डू? सिंपल डिस्टिलेशन सेपरेट्स अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कोई भी मेरे पास सॉल्वेंट है, उसको मैं सॉल्यूशन से अलग करना चाहता हूँ, आई विल अप्लाई सिंपल डिस्टिलेशन। और अगर मेरे पास दो अलग लिक्विड्स हैं एंड आई वांट टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, देन आई विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए सिर्फ ये चीज़ बेसिक्स याद होने चाहिए कि हर चीज़ का एक अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, ये लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स से what do we have over here? We have salt water. ठीक है, हमारे पास salt water है यहाँ पर। This is a way to obtain the solvent from a solution. इधर हमारे पास है सारा का सारा salt water and I want to separate the water from salt. जब मैं evaporation करूंगा सारा water तो चला जाएगा, I get the solute, मेरे को सिर्फ salt मिलेगा। But let's say I want water, मुझे salt नहीं चाहिए, मेरे को water चाहिए। How do I get water then? सबसे पहले तो apparatus की बात करेंगे। What are the apparatus that we would be needing for it? We would need a conical flask, a condenser and a beaker. ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ what else would I need? A Bunsen burner, ताकि मैं heat provide कर सकूं। Now what's the logic behind this whole thing? Let's say that I have the solution of salt and water. मैं क्या करूंगा? मैं इस solution को heat करना शुरू कर दूंगा। Yes, water will turn into water vapors. As the water vapors will rise above, they will pass through this condenser. Now in this condenser what do I have? I have a water flow going on in this condenser. ये इससे क्या हो रहा है? ये जो कंडेंसर है ना, ये इसको बेसिकली, इस ग्लास रॉड है बेसिकली, इसको वो ठंडा कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ वाटर ऑन दिस कंडेंसर। इससे क्या होएगा? इससे ये होएगा कि तो बेसिकली what will happen? All the water vapors will convert into water. They will turn back into water as soon as they pass from the condenser. This is what's going to happen over here. क्या है? तो क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, तो वाटर वापस कन्वर्ट हो जाएगा एंड व्हाट डू आई गेट हियर? डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, सब गया, वो नीचे रह गया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्टिलेशन। मतलब डिस्टिल कर रहे हैं हम लोग अपने सोल्यूशन को। दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर, एनीथिंग दैट इज डिस्टिल्ड। गॉट इट? पेपर में ये पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए, स्टेप्स प्रॉपर्ली लिखने आने चाहिए, या तो अपने वर्ड्स में लिखने हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, ये स्टेप्स पक्के करने हैं, इनको लिखना है पेपर में। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, सही से फेमिलियर होने चाहिए तुम लोग इस चीज़ के रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक बात? दीज आर कॉर्क्स, ताकि जो है वो यहाँ से जो है वेपर्स बाहर ना निकल सके, यहाँ से जो है वेपर्स बाहर ना निकल सके। तो दीज आर कॉर्क्स, ये सील्स हैं बेसिकली, सो दैट एनीथिंग डज नॉट लीव दीज apparatus. ओके, एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े। ऑलराइट, तो डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है कैसे होती है? लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम रहेगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
कहाँ है वो, ये रहा, सही है। ये जो है आपके सामने ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसका इंट्रोडक्शन बस होएगा यहाँ पर, एंड विद इट आई ऑल्सो एड ऑन अ थर्मोमीटर। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अगर सिर्फ डिस्टिलेशन हो रही है एंड आई एम हीटिंग अप अ सोल्यूशन, पहले तो सॉलिड है और सॉल्वेंट को अलग करना है सोल्यूशन में से, तो वो सॉल्यूट लाइक सॉल्ट नीचे रह जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा ऊपर एंड इट विल बी कंडेंस्ड आउट। बट लेट्स सी कि सॉल्ट नहीं है, मेरे पास दो सोल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं, सॉरी दो सोल्यूशंस बोल रहा हूँ, दो लिक्विड्स हैं एंड दे आर मेकिंग अप अ सोल्यूशन, और वो मिक्सअप हुए हैं यहाँ पर हमारे पास, लेट्स से एथेनॉल एंड वाटर। अब क्या होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होएगा, अगर मैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं लगाता और मैं हीटअप करता हूँ, दोनों वेपराइज होंगे, दोनों आके कंडेंस हो जाएंगे, तो क्या किया जाए, थर्मोमीटर तो नहीं लगा हुआ ना, थर्मोमीटर तो नहीं लगा हुआ, मुझे टेम्परेचर तो नहीं पता चलेगा, ऐसा ही है। तो दो चीज़ें बहुत जरूरी है, एक तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और दूसरा, ठीक है, क्या क्वेश्चन था पूछो। हाँ बट कुछ पार्टिकल्स विल एवापोरेट, है ना, तो वो भी फिर वाटर के साथ चले जाएंगे ना ऊपर, क्लियर है। देयरफॉर हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं यहाँ पर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस बीड्स। ये जो ग्लास बीड्स होती है ना, ये करेंगी क्या बेसिकली, लेट्स से कि मुझे एथेनॉल और वाटर को जो है ना सेपरेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज 78 डिग्रीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट 100 डिग्रीज। तो मैं सबसे पहले टेम्परेचर क्या अटेन करूंगा, 78 या 100। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए बीकर में, एथेनॉल या वाटर, एथेनॉल। क्यों? क्योंकि पहले किसका टेम्परेचर आएगा, एथेनॉल का। पहले कौन अपना स्टेट चेंज करेगा, एथेनॉल, वाटर नहीं, क्योंकि एथेनॉल्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर। इजी। अच्छा, नाउ सी ओवर व्हाट्स हैपनिंग। हम लोगों ने इसको बॉईल करा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अब होएगा क्या, एथेनॉल वेपर्स में चेंज हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स वाटर के भी होंगे बिकॉज इट्स अ सोल्यूशन, राइट। तो जो वाटर के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो अनवांटेड चीजें जो है वो फॉरेन से ग्लास बीट की वजह से वापस दे विल कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड एंड इट विल फॉल बैक डाउन इनटू द फ्लास्क। क्लियर है यहाँ तक बात। तो एथेनॉल सारा यहाँ पे आया बाहर वेपर्स की फॉर्म में, कंडेंसर से गुजरा, कंडेंसर ने क्या करा, इसको कूल डाउन करा एंड व्हाट डू वी गेट हियर, एथेनॉल। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से होती है, ये देखो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर होती है एथेनॉल की, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन के अंदर होती है, गैसेस को एयर से सेपरेट करने के लिए ये सब क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कोई सवाल यहाँ तक, इतना सा क्या फ्रैक्शनल, ये चीज़, ये तो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, क्लियर है बात। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो फिर ये इसके ऊपर थोड़ी होता है काम। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेशन में बस पे कर रहे होंगे और जमा करोगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं जो पूरे एक बहुत कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्शन कर रही होती है। क्लियर, ओके ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत से डाइज होते हैं जो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलाकर मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे कि ये देखो जरा, एक डाई था जो कितने कलर्स को बना के मिला है, 3 कलर्स को, ब्लू, रेड, येलो, ठीक है। डिफरेंट कलर्स, ये प्राइमरी टर्शियरी कलर्स जैसे होते हैं ना, हम लोग कैसे कलर्स बनाते हैं, डाइस कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, प्राइमरी कलर्स को लेते हैं, मिक्स करते हैं और अलग अलग कलर्स बनाते हैं। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी चीज़ के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज मिले हैं और उन्होंने उसको उस कलर को बनाया है, तो कैसे पता चलेगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। क्लियर। अगर कोई कलर ब्लाइंड होगा तो फिर तो उसका अल्लाह मानेगा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड इंसान, वैसे तो अभी ग्लासेस भी आ गए हैं कलर ब्लाइंडनेस को जो है रेक्टिफाई करने के लिए, नहीं काला चश्मा नहीं, वो तो हाँ नहीं, उसमें लेयर्स होती है और डिटेल ये बात की बात है मैं और सकून से किसी और टाइम बताऊंगा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो पेपर है ना, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। लेट्स से कि मुझे चेक करना था कि जो है कितने डाइस से बनी है कोई चीज़, मैंने क्रोमेटोग्राम लिया या फिल्टर पेपर लिया, सही है। व्हाट, अभी ये सादा है, बस मैं चेक करना चाह रहा हूँ डाइस कितने हैं, और टेंशन फैक्टर बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी इसकी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एक फिल्टर पेपर लिया मैंने, सही है, उसके ऊपर मैंने जो मुझे इंक चेक करनी थी कि वो कितने अलग अलग डाइस से बनी है, मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉपर में वो इंक को लिया एंड आई ड्रॉप इट ओवर इन द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर। व्हाट हैपेंस देन, कुछ भी नहीं होएगा, इंक वो बीच में आई हुई होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉपर में थोड़ा सा पानी लूंगा, ठीक है। कभी देखा है आप लोगों ने रजिस्टर पे काम कर रहे होते हो, कुछ इंक से काम किया होता है, हल्का सा पानी गिर जाए, गीला हाथ लग जाए, तो व्हाट हैपेंस, इंक फैल जाती है, स्प्रेड्स आउट, राइट। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। अलग अलग कलर्स है ना, तो उन सबके अलग अलग रिटेंशन फैक्टर्स होते हैं। तो क्या होएगा, व्हेन आई ड्रॉप वाटर ऑन द सेंटर ऑन दिस इंक, इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड आउट। तो जितने जितने जो डाई हैं
वो उस हिसाब से फैलेंगे और ये एक शक्ल बन जाएगी। इससे मुझे क्या पता चला, ये जो इंक मैंने ड्रॉप करी थी, व्हाट डज इट हैव? इट हैज अ ब्लू कलर, इट हैज अ रेड कलर एंड इट हैज अ येलो कलर। ये जो चीज है, दिस इज नोन एज माय क्रोमैटोग्राम। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? दैट्स इट। इसको सही से रीड करना है तुम लोगों ने, ठीक है? प्रॉपर्ली रीड इट आउट। अब जरा बात करते हैं इस चीज की। ये वाला पार्ट आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, दिस पार्ट। पेपर क्रोमैटोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी चीज के अंदर कौन से सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल ओवर हियर। वी हैव अ मिक्सचर X और उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस डले हैं? A B C D। हमारे को लगता है कि इसमें से ये 4 सब्सटेंसेस डले हैं। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कंफर्म करेंगे कि वेदर ये चारों डले हैं या इनमें से कोई कुछ डले हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। सबसे पहले व्हाट डू वी डू? प्रिपेयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। 1 मिनट, लेट मी चेंज एवरीथिंग फ्रॉम हियर। या इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। बेस लाइन पहले तो बनती है, ठीक है? उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले ये वाला पार्ट देखो, इसको भी जरा हटाते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट। चलो इस पार्ट को रहने देते हैं। या ओके, सो प्रिपेयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ X, A, B, C and D इन अ प्रोपेनॉन, ठीक है? प्लेस अ स्पॉट ऑफ ईच अलोंग अ लाइन ऑन अ क्रोमैटोग्राफी पेपर। एक पेपर लिया मैंने क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? मैंने एक एरिया मार्क करा, ये बेस लाइन बनाई, और मैंने यहाँ पर बेस लाइन नहीं है, मैंने कभी लाइन मैंने बेस लाइन अभी ऊपर आएगी, और मैंने यहाँ पर जो एक्स सब्सटेंस था मैंने उसका एक ड्रॉप यहाँ पे डाला। फिर मुझे लग रहा था ये जो एक्स सब्सटेंस है इन 4 में से किसी से बना हुआ है, तो मैंने इन सब अलग अलग डाइस को लिया और उनको भी मैंने ड्रॉप करा यहाँ पर ऐसे। क्या बात क्लियर है? पक्का? ओके, देन व्हाट डू आई डू? I take a glass tank, I roll this paper, clip it up and put it inside this tank with the lid. Stand the paper in a little propanol. Propanol हो मेरे पास, यहाँ पे ना नीचे प्रोपेनॉन पड़ा हुआ है। जैसे ऊपर हम लोगों ने पानी डाला ना, इस तरीके से प्रोपेनॉन एक ऑर्गेनिक व्हाट, ताकि ये सब इक्वली जो है ऊपर जाए, ठीक है? सीधा रखने में जो है इट वुड बी 1 मिनट, सीधा रखने में थोड़ा सेटअप कैसे करोगे? पकड़ोगे कैसे सीधा पेपर को? 2 क्लिप कहाँ लगाओगे बताओ? कैसे लगाओगे 2 क्लिप? यहाँ पे तो स्टैंड हो जाएगा। हाँ, वो इट वुड बी ए थिन लाइन ना, पेपर पतला से, पतले से पेपर को खड़ा कैसे करोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे ना। यू टर्न इट अराउंड, पुट अ क्लिप, सर्कुलर बेस बन गई, सिलेंड्रिकल बेस है, इट्स इजी टू कीप इट इन दिस वर्टिकल पोजीशन ना। पकड़ना थोड़ी पड़ रहा या कहीं भी लटकाना वगैरह पड़ रहा है, नहीं ना, इसलिए कर रहे हैं बस, और कोई वजह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ ना, सीख लो, ठीक है? तो इसमें कोई साइंस नहीं है कि किसी कोई वो नहीं है कि बोलेंगे क्यों। अगर कोई अच्छा बेहतर तरीका आ जाता है जिससे आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो पेपर, करो, कौन रोक रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए वी आर यूजिंग अ ग्लास टैंक। हाँ भाई, इतना टेक नहीं है, तो वी आर जस्ट यूजिंग अ पेपर क्लिप। वी रोल इट आउट, पेपर क्लिप किया इसको, एंड वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेनॉन। ये देख लो, ये बेस लाइन, ये मतलब इसकी, हाँ अभी बेस लाइन, मैं गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो गए बाद में। बेस लाइन आगे आई है अभी। बेसिकली मेरा मतलब ये था कि प्रोपेनॉन इतना सा डला हुआ है इसके अंदर, ठीक है? ये सारा प्रोपेनॉन है इतना इतना, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ तक जो है प्रोपेनॉन होना चाहिए ताकि इसके साथ मिक्स हो। और फिर ही क्या होएगा, जैसे ये स्प्रेड हो रहे थे ऊपर ये वाले डाइज, वैसे क्या होएगा, ये वाले डाइज ऐसे स्प्रेड होंगे ऊपर की तरफ। हाँ अभी आते हैं, उस पर आते हैं, अभी बेसलाइन में सब उसको डिटेल में बात करते हैं। तो क्या है, बात क्लियर है? अभी तक मैंने क्या करा, मैंने एक पेपर लिया, उस पेपर पे मैंने 4 डाइस को रखा एक ही लेवल पे करके, उसको राउंड करके रोल करके प्रोपेनॉन में डिप करा बेसिकली, ग्लास कवर करके, एंड देन व्हाट हैपेंस, द सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर, व्हेन इट्स नियर द टॉप रिमूव द पेपर। जैसे टॉप पे पहुंचता है, या तो व्हाट डू आई सी हियर, उसी पे बात हो रही है ना। आप देखो ना, टॉप है ये एक्स, एक्स है ना मेरा मेन पार्ट, क्योंकि उसकी मैंने डाई देखने हैं कि उसमें कितने डाइज हैं। यस, दैट्स माय पॉइंट, जहाँ पर वो रुक रहा है, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे वो रुक रहा है। उस पे हम लोग उसको निकाल देंगे पेपर को ना, अभी वो भी बाद में बात करेंगे, आगे भाग रहे हो, आरएफ वैल्यू के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात देखते हैं जरा। हैव अ लुक ओवर हियर नाउ। जो एक्स था उसने मुझे ये देखो 3 डाइज दिखाए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ए सिर्फ इतना स्प्रेड हुआ और ये कलर का डाई वहां पे मुझे दिख रहा है। बी पे मुझे ये डाई दिख रहा है, सी पे ये डाई दिख रहा है, डी पे ये डाई दिख रहा है। व्हाट डज एक्स कंसिस्ट ऑफ? मैच करना है, ए डी बी, तो सी एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। व्हाट इज दिस डाई मेड अप ऑफ? दिस डाई इज मेड अप ऑफ ए बी एंड डी। क्लियर? कोई सवाल नहीं? ठीक है,
दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अब जरा आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या यूजेस हैं, तो यू कैन यूज पेपर क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस, टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस एंड टू प्यूरिफाई अ सब्सटेंस बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम इम्प्योरिटीज। हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। क्लियर है बात? ये भूलना नहीं। दूसरी चीज़ ये समझिए, बहुत ज़रूरी पार्ट है। द मोर soluble a substance is in the solvent, the further it will travel up the chromatography paper. What does it mean? अगर मैं पूछूं ए बी सी और डी में से सबसे ज्यादा soluble कौन था? सी तो पार्ट ही नहीं था ना इसका डाई का। विच वन इज द मोस्ट soluble? डी, बिकॉज वो पेपर में, हाँ बी ना, बिकॉज इट वेंट टू द टॉप। एंड विच वन, हाँ इट डिजॉल्व द मोस्ट। विच वन वॉज द लीस्ट डिजॉल्व वन? ए। इजी। तो ये मोस्ट डिजॉल्व है और ये लीस्ट डिजॉल्व था इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, एक्स वाली। ये भूलना नहीं है तुम लोगों ने। ओके नाउ लेट्स कम हियर। ये वाला पार्ट वही जो मैं बता रहा था, मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल। ठीक है, मोर सॉल्युबल है तो ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब आ गई ये बात रिटेंशन फैक्टर वाली। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले तो जो है ना फॉर्मूला याद करना है। आर एफ वैल्यू का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, हाँ वेरी गुड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे भी अब आ गया। डिस्टेंस मूव्ड बाय अमाइनो एसिड, क्या है हमारा? सॉल्यूट। एंड नॉट रियली सॉल्यूट यार, सॉल्यूट तो वो सॉलिड पार्टिकल होता है बेसिकली। ठीक है ना, मेन सॉल्वेंट हमारा डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूशन। गलत बोल रहे हैं ना ना बेटा, सॉल्यूट नहीं बोलना, दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूशन या द कंपाउंड और द सब्सटेंस, जो पूरी चीज है हमारी, उसका डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं x का डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय x, तो x सॉल्यूट है क्या? नहीं ना, तो पूरा मेन सोल्यूशन है ना हमारा, मेन सब्सटेंस कंपाउंड है ना जो मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय x अपॉन जिसका चेक करना है वो वाला सॉल्वेंट आ जाएगा। फिर लेट्स से मुझे आर एफ फाइंड करना है डी का, तो क्या करूंगा मैं? डिस्टेंस मूव्ड बाय x अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय डी, दैट वुड गिव मी द आर एफ वैल्यू। रेशियो है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ चेक करो सर आप, व्हाट इज दिस? आर एफ वैल्यू इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय, यहाँ पे हमारे पास ना एक अमाइनो एसिड है। लेट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं यार, चलो तुम लोग के लिए इजी करते हैं, सुकून से इसको करते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस इन अ कलरलेस मिक्सचर। ओके, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? एक पेपर लिया हम लोगों ने, डाइज लगा दिए यहाँ पर, एज यू कैन सी, देख रहे हो ये रहा 1 2 3 4 5, ये स्लॉट आ गए पेपर के, ये ए बी सी डी हमारे पास स्लॉट्स आ गए हैं। ये मिस्ट्रीज है हमारे पास, हमें नहीं पता इसमें कौन सा डाई है। ठीक है, व्हाट डू वी डू नाउ? प्लेस अ सुटेबल सॉल्वेंट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। ये रहा, जैसे पीछे क्या डाला था, प्रोपेनॉन डाला था, यहाँ पे इसी तरीके से सुटेबल सॉल्वेंट डालो आप लोग अब। ठीक है, ये सॉल्वेंट की बात है। अब ना ना नहीं करना है ना, वही तो ना, ये बस इसको फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्लेस अ सुटेबल सॉल्वेंट इन द बॉटम ऑफ अ बीकर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रही है बात देखो। सबसे पहले हम लोगों ने जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट डाल दिया। अब फॉर अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो एसिड्स को मुझे चेक करना है कि व्हाट डज अमाइनो एसिड्स कंटेन, अमाइनो एसिड किस किस चीज़ के बने हुए हैं, कौन से सब्सटेंसेज हैं जो मेरा अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अमाइनो एसिड को लिया, ठीक है, और तो बीकर में मैंने एक सूटेबल सॉल्वेंट डाला जो सूटेबल है अमाइनो एसिड के लिए। ये याद रखना है आप लोगों ने, अगर पेपर में आता है अमाइनो एसिड्स, यू हैव टू रिमेंबर कौन सा सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर हम लोग, या तो वाटर ले लेना, या तो एथेनोइक एसिड लेना, या तो ब्यूटेनॉल लेना। इन तीन में से किसी एक को लेना यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट। क्लियर है? पक्का, भूलना नहीं है बात। अच्छा, तो मैंने एग्जैक्टली क्या करा, वही मेरा ग्लास टैंक था लिड वाला, उसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाला, वाटर डाल दिया, या एथेनोइक एसिड डाल दिया, ब्यूटेनॉल डाल दिया यहाँ पर। ओके, ये सॉल्वेंट डाल दिया मैंने। फिर मैंने अपना वो पेपर लिया, ये रहा ना मेरा पेपर, फिल्टर पेपर ना, जिसमें मेरे डाइज है अमाइनो एसिड के। और फिर क्या किया मैंने, एक अमाइनो एसिड का डाई है और बाकी वो दूसरे जो होते हैं ना मिस्टीरियस के, देखना कि किसका बना है वो। रोल करा, रोल द क्रोमेटोग्राफी पेपर इनटू अ सिलेंडर एंड प्लेस इट इन द बीकर। एग्जैक्टली वही स्टेप है ना भाई जो पीछे कर रहे थे। बीकर में प्लेस कर दिया। व्हाट हैपेंस, द सॉल्वेंट राइजेस ऑफ द पेपर व्हेन इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड द टॉप, रिमूव द पेपर। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? मार्क अ लाइन इन पेंसिल ऑन इट टू शो वेयर द सॉल्वेंट रीच्ड। ये रहा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की लाइन दिख रही है, सॉल्वेंट यहाँ तक गया है, ये मेरी कहलाएगी बेस लाइन। क्या है बात क्लियर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ ये बेस लाइन है, मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी, ये बेस लाइन है, ठीक है, बेस है ना ये हमारी, ठीक है, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ओके, दिस इज योर बेस लाइन एंड ये फाइनल पॉइंट है। इसको हम लोगों ने मार्क करना है, सॉल्वेंट लेवल कहते हैं इसको, सॉल्वेंट लेवल, सॉल्वेंट लाइन बोल लो, सॉल्वेंट लेवल बोल लो, इसमें कोई मसला नहीं है, ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज है, ये हमारा फोकस नहीं है उसका, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट लाइन बोलो, सॉल्वेंट लेवल बोलो, बोथ इज सेम। यस, अब ये बताता हूँ मैं आप लोगों को ना अब क्या होएगा, तो लेट्स सी, देखो क्या हो रहा है, एक ये पॉइंट आ गया मेरे पास जहां तक सॉल्वेंट ने मूव करा, और एक मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा, ओके, देन ये मेरे पास डाइस के अलग अलग जो है ना वो आ गए हैं, मार्क्स आ गए, स्पॉट्स आ गए, एक ये रहा, 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 मुझे डिस्टेंस तो नहीं पता ना, लेंथ वेंथ वगैरह कुछ भी नहीं पता, और मुझे RF ढूंढना है, ठीक है, तो किस तरीके से ढूंढेंगे चेक करो अब। सबसे पहले ये चेक करो, ये बहुत जरूरी पार्ट है, यहां तक हमारा काम हो गया। I'm talking about 5, 6 and 7. These are the most important parts of this whole experiment. Point 5. Mark a line in pencil on it. Show where the solvent reached. ये reach करा solvent ने इस point को. Okay. This is the point that the solvent reached. Then point 6. Put the paper in an oven to dry out. उसको dry करना है हम लोगों ने पेपर को सबसे पहले. फिर उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग लोकेटिंग एजेंट को स्प्रे करेंगे ताकि वो हमें बता सके वो स्पॉट्स किधर बने हैं, उस पेपर के ऊपर वो विजिबल हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे वो डाइज हैं। तो अ गुड लोकेटिंग एजेंट फॉर अमाइनो एसिड्स इज व्हाट, निनहाइड्रिन, इसको याद कर लेना, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर स्प्रेइंग हीट द पेपर इन ओवन फॉर 10 मिनट्स, द स्पॉट टर्न्स पर्पल, क्या हो जाएगा, स्पॉट किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव अ प्रॉपर क्रोमैटोग्राम। क्रोमैटोग्राम की डेफिनेशन क्या है, जब हमारे पास डाइज विजिबल हो जाते हैं ना, देन इट बिकम्स अ क्रोमैटोग्राम। क्लियर? ओके, नाउ mark a pencil dot at the center of each spot, measure from the baseline to each dot and to the line showing the final solvent level। तो baseline से क्या करेंगे हम लोग, क्या मसला आता है, सबका अलग अलग आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सपेरिमेंट है ना, हर किसी का अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ किया हुआ होगा, तो जरूरी नहीं है सबकी एक्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, सही है। तो जनरली बट अगर पेपर पे कर रहे हो, ATP है अगर पेपर पे करे तो स्केल से बस ये मार्क हुआ होगा, तुम लोगों को स्केल रखना और पॉइंट्स मार्क करने होंगे। तो ऑब्वियसली अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ में रूलर से नहीं मार्क कर सकता क्या, ये अलग आएगी क्या सबकी, नहीं ना, ये तो सब सेम आएगी ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है मैंने, मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ चाहिए मुझे, फ्रॉम द बेस लाइन ऑल द वे टिल द सॉल्वेंट लेवल। इसको सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं, बहुत सी जगह पर सॉल्वेंट फ्रंट भी यूज हुआ होगा वर्ड, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ आ गई, ये डिस्टेंस मेरा कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। नहीं बेटा, हाँ सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी, यस माय बैड, गलत बोल दिया मैंने, नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय अमाइनो एसिड। अब ये अलग अलग डिस्टेंसेज हम लोग ये निकालेंगे, हम लोग यस बेसलाइन से रखेंगे और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये सब डिस्टेंसेज निकालेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन सब की वैल्यूज हम लोग पुट इन करेंगे, ठीक है। फिर इनको डिवाइड करेंगे, तो हाँ सबका अलग अलग करेंगे ताकि हमें पता चले कहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, टॉप वाले का नहीं, वो बताता हूँ, वो चेक करने के सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मार्क करना है ना कि कौन से डाइज हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि बी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, तो बी का तो काम ही नहीं है, ठीक है बात। सी निकालना है, सी का डिस्टेंस निकालना है, बस बस सिर्फ सी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। इन दोनों का बी डी ई का काम नहीं है मेरे पास, सी का डिस्टेंस निकालना है, हाँ सेम है। अब देखो समझो बात जरा, यहाँ पे लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है 4.7 पे, ये अलग अलग डिस्टेंसेस आ गए मेरे पास, और ये मेरा क्या था, जो सब्सटेंस था, ठीक है, वो ये रहा। मुझे कैसे पता क्या क्या उसमें एग्जिस्ट करता है ना, ए एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, सी भी एग्जिस्ट करता है, तो तीनों का रिटेंशन फैक्टर निकालूंगा मैं फाइंड आउट करने के लिए कौन से सब्सटेंसेज हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.7 है, बी का डिस्टेंस क्या है 4 है, या सी का डिस्टेंस क्या है, आई गेस समवेयर ओवर 1.9 और 2, ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ एम, सॉल्वेंट फ्रंट क्या है मेरा, ये रहा सॉल्वेंट फ्रंट, 4.7 है सॉल्वेंट फ्रंट मेरा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है,
हाँ, तो आर एफ इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस अपॉन द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट. व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट? सॉल्वेंट फ्रंट क्या है 4.7, इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया? किसका निकालूं आर एफ फैक्टर? ए का. ए का डिस्टेंस क्या है? ऊपर क्या लिख दिया मैंने? 0.7 अपॉन 4.7 किया मैंने, मेरे पास क्या आई वैल्यू? 0.15. क्या आई? ठीक है, तो ये एक चार्ट होएगा हमारे पास, उसमें बताया होगा कि 0.15 का मतलब क्या है, वो कौन सा सब्सटेंस है, मैच करना होएगा हम लोगों को. ठीक है बात. अच्छा, ऐसे फिर बी का निकालेंगे. देखो बी का डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ? 4.1 अंदाजन, और 4.7 था, ये वाली आ गई आर एफ वैल्यू बी की. सी की ऐसे निकाली, कितना था? 1.8, और सॉल्वेंट फ्रंट वही 4.7. क्या आ गया आंसर? क्लियर है बात? सही है. हाँ, अब इसी तरीके से यहाँ का निकालते हैं. यहाँ का मैंने एक चीज स्टैब्लिश कर दी थी ना कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी है. ओके, तो अब जरा मेरी बात समझो जरा, यहाँ पर बहुत जरूरी पार्ट है ये भूलना नहीं. अगर आपका आंसर आर एफ वैल्यू का 1 से ज्यादा आ रहा है तो कोई गलती करी है. ठीक है, वहां पे से कैलकुलेशंस करना. 1 से एक्सीड नहीं करेगा वो, 1 भी नहीं होएगा. वो अगर 1 है तो इसका मतलब कि जो है कोई आर एफ नहीं है, वो इक्वल है, बैलेंस्ड है बेसिकली. दैट मीन्स कि अगर सॉल्वेंट फ्रंट मेरा 4.7 पे था तो वो डाई भी 4.7 पे ही आ रहा है, तभी तो मेरा आंसर 1 आएगा. दैट मीन्स आर एफ इज इक्वल्स टू 1. क्लियर है बात? पक्का? कोई सवाल यहाँ तक? तो आर एफ कैन नेवर एक्सीड 1. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1 मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आर एफ अगर 1 के बराबर है, दैट मीन्स जो सॉल्वेंट लेवल की डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उतना ही डाई ने भी एग्जैक्टली उतना ही जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ईजी है, कुछ मुश्किल लगा इसमें? बस दैट्स इट. क्लियर हो गया? क्रोमैटोग्राफी क्या है? इट इज अ सेपरेटिंग मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन. क्लियर? अब इसके बाद पास्ट पेपर्स करेंगे हम लोग. अब